हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी और सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था नवीन राज्यों का उदय या फिर कहेंगे नवीन राज्यों का उत्थान। तो इससे पहले हमने मैसूर राज्य को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा जो टॉपिक है वह है अवध राज्य और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा बंगाल राज्य के बारे में। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं अवध राज्य। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों अवध राज्य के बारे में। अवध राज्य से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसे छूटने वाला नहीं है क्योंकि 2-3 बुक से मैं खुद ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का हमारा आज का क्या, अवध राज्य। यहाँ से दोस्तों हमेशा से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि अवध राज्य के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखिए इस समय जो भारत में था मुगल काल का शासन चल रहा था, लेकिन उसी दौर पे क्या होता है कुछ स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगती है। उत्तर मुगल काल यह चल रहा होता है और उत्तर मुगल काल के जो शासक हुए हैं वो काफ़ी कमज़ोर शासक सिद्ध होते हैं और इसी क्रम में क्या होता है कुछ नए राज्यों का उत्थान होना शुरू होता है। उन्हीं राज्यों में से एक राज्य होता है अवध राज्य। तो इसी अवध राज्य के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, वह था सआदत खां। और एक बात और याद रखेंगे इसके साथ ही, सआदत खां को बुरहान मुल्क के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह इसकी उपाधि हुआ करती थी बुरहान मुल्क। और यह सआदत खां की उपाधि थी बुरहान मुल्क, मोहम्मद शाह ने इसको दी थी। ठीक हो गया। तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था सआदत खान। ठीक है। और एक बात हम यहाँ से और जान लेंगे कि जो सआदत खान ने अपनी राजधानी बनाई थी वह इसने बनाई थी फैजाबाद को। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनते रहते हैं अवध राज्य से, क्योंकि अवध राज्य जो है वो अंग्रेजी काल से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवध राज्य से अंग्रेजों ने जितना फ़ायदा लिया था वो शायद ही किसी राज्य से लिया हो। और साथ ही साथ में देखिए इसे बफर राज्य के नाम से भी जाना जाता है, मतलब बफर राज्य कहा जाता है। तो ऐसा भी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि किस राज्य को बफर राज्य के रूप में जाना जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अवध राज्य। चलिए ठीक हो गया। सआदत खान ने अवध राज्य की स्थापना कर दी है, स्वतंत्र राज्य की, और अपनी राजधानी कहाँ बनाई, फैजाबाद को। और जो इसका जो अवध राज्य था उसका विस्तार कहाँ से था, पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी तक। पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी पर। और जो ये अवध है वह अवध राज्य कहाँ है इस समय, अवध राज्य है यूपी में। देखिए जो यूपी का हमारा जो क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ पड़ेगा, उत्तर भारत के क्षेत्र में यूपी का पड़ता है इस साइड को। देखिए तो यहाँ पर जो है अवध राज्य स्थापित है वर्तमान में। ठीक है। और कुछ जानते हैं अवध राज्य के बारे में। तो अवध राज्य अंग्रेजों और मराठा राज्यों के मध्य में स्थित था। दोस्तों कई बार ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि जो अवध राज्य था वह मतलब किन दो शासकों की राजधानियों के बीच में था, या फिर कहें कि किन दो शासकों के राज्यों के मध्य में स्थित था। तो अवध राज्य अंग्रेजों और मराठा राज्यों के मध्य में स्थित था। आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे। उन ऑप्शन से में आपके ऑप्शंस क्या होंगे, जैसे अंग्रेजों या फ्रांसीसियों के मध्य में, या फ्रांसीसियों या मराठाओं के मध्य में, अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अवध राज्य अंग्रेजों और मराठा राज्यों के मध्य में स्थित था। चलिए ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि जो अवध राज्य था उससे अंग्रेजों को काफ़ी लाभ पहुंचा करता था। तो इसी कारण से अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाई की भूमिका भी निभाई थी। मतलब कि जो अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इसको धाई की भूमिका निभाई भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि जो अवध राज्य का संस्थापक था सआदत खां, उसकी उपाधि थी बुरहान मुल्क। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, आपके सामने सआदत खां ऑप्शन में ना हो करके बुरहान मुल्क ऑप्शन में आ जाएगा। तो आपको याद रखना है। और इसको यह उपाधि किसने दी थी, इसको उपाधि दी थी मोहम्मद शाह ने। चलिए ठीक है। अब हम सआदत खां के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। देखिए जब 1739 ईस्वी में जो नादिर शाह होता है वह भारत पर आक्रमण करता है, तो उसमें होता यह है कि जो सआदत खां होता है, जो मोहम्मद शाह उसमें मुगल राजा होता है, उसकी तरफ से युद्ध लड़ता है नादिर शाह के विरुद्ध। मैं आपको ये पढ़ा भी चुका हूँ दोस्तों, करनाल के युद्ध में आपको यह सब मैं पढ़ा चुका हूँ कि करनाल का युद्ध कैसे हुआ था और उसमें कौन कौन से राजा किसकी तरफ से लड़ाई कर रहे थे। तो हुआ यह था कि जो सआदत खां होता है वह मुग़ल सम्राट, कौन सा होता है उसमें मुग़ल सम्राट, जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, मैंने आपको पढ़ा रखा है, मोहम्मद शाह।
तो सआदत खां मोहम्मद शाह की तरफ से युद्ध लड़ता है, लेकिन युद्ध में होता क्या है, सआदत खां को बंदी बना लिया जाता है। तो बंदी बनने के साथ ही सआदत खां कुछ ऐसी कोशिशें करता है जिससे कि वह नादिर शाह के बंदी जो उसको जीवन था उससे मुक्त हो सके। तो वह नादिर शाह को एक लालच देता है कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, आपको बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी। तो नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है, और लेकिन होता क्या है, जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद वह सआदत खां को दिल्ली में बुलाता है, उसको आमंत्रित करता है कि आप आइए एक बार दिल्ली में हमसे मिलने आइए। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि ये जो सआदत खां होता है वो विष खाकर आत्महत्या कर लेता है 1739 ईस्वी में ही। 1739 ईस्वी में ही करनाल का युद्ध भी हुआ था, याद रखेंगे आप। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने का आमंत्रण किसने दिया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सआदत खान ने। कई बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। और आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि बफर राज्य के रूप में अवध राज्य को जाना जाता था। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब जो यह सआदत खां था इसका कोई भी पुत्र नहीं था, तो यह क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह सफदरगंज से कर देता है, और यह सफदरगंज इसी का भतीजा होता है, और बाद में यही उसको उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अगर पुत्र नहीं है तो किसी को तो गद्दी पे बैठाना ही है ना, तो वह अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे से करता है और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और इसी क्रम में क्या होता है, सफदरगंज बनता है अवध का दूसरा नवाब। तो इसका जो शासनकाल रहेगा वह रहेगा 1739 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। चलिए ठीक है, अब हम सफदरगंज के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो देखिए, मुगल शासक मोहम्मद शाह के फरमान द्वारा ही सफदरगंज को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया गया था। मतलब कि जो सआदत खां था उसने तो घोषणा की थी कि भाई मेरे बाद जो है सफदरगंज ही अवध का शासन संभालेगा, लेकिन जो मुगल शासक उससे मोहम्मद शाह होता है वह भी अपना एक फरमान जारी करता है कि अवध का नवाब सफदरगंज को ही बनाया जाएगा। तो देखिए, 1748 ईस्वी में सम्राट अहमद शाह ने सफदरगंज को अपना वजीर नियुक्त किया था। 1748 ईस्वी में 1748 ईस्वी में सम्राट अहमद शाह ने सफदरगंज को अपना वजीर नियुक्त किया था। और जो सम्राट अहमद शाह कौन था, वह था मुगल वंश का शासक। चलिए ठीक है, और देखिए इसको वजीर नियुक्त किया, लेकिन यहाँ से एक प्रथा चल गई थी। वो प्रथा क्या थी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है। तो इस कारण से क्या होता है कि सफदरगंज के उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहे जाने लगे। तो दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही बन जाएगा कि अवध के किस नवाब के बाद उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहे जाने लगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सफदरगंज के बाद। और यह जो उनको नवाब वजीर कहे जाने की प्रथा थी वो किस मुगल शासक के काल से शुरू हुई थी, वह हुई थी अहमद शाह के काल से। चलिए ठीक हो गया, और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। सफदरगंज की सरकार के सबसे बड़े पद पर एक हिंदू नवाब राय था। नवाब राय था, मतलब कि इसके काल में भी हिंदू और मुस्लिमों को जो उच्च पदों पर उनको बैठाया गया था। ऐसा नहीं था कि किसी के साथ भेदभाव किया गया था, मतलब दोनों ही हिंदू और मुस्लिमों को दोनों ही समान रूप से पद दिया गया था। तो इसके काल में जो सरकार का जो सबसे बड़ा पद होता है उसको एक हिंदू व्यक्ति था, उसका नाम था महाराजा नवाब राय। चलिए ठीक हो गया, और इसके काल में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है इसके बारे में जानने, वो हमें क्या है, इसके शासनकाल में अवध में लखनवी तहजीब शासनकाल की शुरुआत हुई। दोस्तों ये एग्जाम बहुत बार एग्जाम बना हुआ है कि किस अवध के किस नवाब के काल में अवध में लखनवी तहजीब शासनकाल की शुरुआत हुई। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सफदरगंज के काल में, और 1754 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु। तो दोस्तों इसकी मृत्यु जाती। चलिए बढ़ते हैं हम अगले नवाब के बारे में। तो सफदरगंज की हो गई है मृत्यु, और सफदरगंज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनता है अगला नवाब। उसका पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, पुत्र का नाम हो जाएगा शुजाउद्दौला। देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, उनको हम जानेंगे। इसके पिता का नाम क्या था, सफदरगंज, और 1754 से 1775 ईस्वी इसका काल रहा था। दोस्तों काल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनका, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक जानकारी देने के लिए लिख रखे हैं, इसलिए काल को आपको इनके जो उनका काल आ रहा है इनको आपको याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन शुजाउद्दौला का जो काल है वह आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है, 1759 की ईस्वी की घटना होती है। एक निर्वासित मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय होता है, तो इसने अपने राज्य में उसको शरण दी होती है। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है कि किस अवध के किस नवाब ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने राज्य में शरण दी थी। तो वह कौन था, शुजाउद्दौला ने।
और इसके बारे में दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। देखिए पानीपत का जब युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो उस समय शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था, या फिर ऐसा आ जाएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ अवध के किस राजा ने दिया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शुजाउद्दौला ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए इसके काल में देखिए पानीपत का युद्ध भी आ गया। अवध के किस नवाब के काल में पानीपत का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध अवध के किस नवाब के काल में हुआ था, शुजाउद्दौला। ऐसे भी क्वेश्चन बन, देखिए क्वेश्चन किस किस तरीके से बनेगा मैं आपको बताता हूँ कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ अवध के किस नवाब ने दिया था। आपका उत्तर हो जाएगा शुजाउद्दौला। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उस समय अवध का नवाब कौन था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शुजाउद्दौला। ठीक हो गया। पानीपत का तृतीय युद्ध में भी अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला। और देखिए इसका शासनकाल आ रहा है 1754 से 1775 ईस्वी में, और पानीपत का युद्ध भी इसी काल में होता है। और इसी के साथ 1764 ईस्वी में देखिए बक्सर का युद्ध भी इसी के काल में आ रहा है। तो शुजाउद्दौला ने 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में भी भाग लिया था, और यह युद्ध इसने अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया था। तो इसमें भी एक त्रिगुट बना हुआ था जिसमें शुजाउद्दौला भी शामिल था। और देखिए ये हो जाता है यहाँ से पराजित। तो बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला भी अंग्रेजों के विरुद्ध इसने भाग लिया था। जो एक त्रिगुट संघ बना हुआ था उसमें, तो अंग्रेजों के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। उसमें बक्सर के युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था वह कर रहा था हेक्टर मुनरो। तो ये लोग पराजित, अंग्रेज इसमें विजयी रहते हैं, और ये लोग जो उनका त्रिगुट बना हुआ था है वह इसमें यह हार जाते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है कि शुजाउद्दौला को अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं बनारस की संधि। ये इम्पोर्टेंट संधि है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि बनारस की संधि किस किस के मध्य हुई थी। तो बनारस की संधि शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच हुई थी। कब हुई थी, 1773 ईस्वी में। बनारस की दोस्तों डेट भी पूछ लेता है, और यह बनारस की डेट के साथ साथ पूछे 1773 ईस्वी पूछ लेगा आपसे, और साथ ही साथ में शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच हुई थी यह भी पूछ लेगा। जैसे कि बनारस की संधि किन के मध्य हुई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच। चलिए ठीक हो गया। अगला देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी और है। शुजाउद्दौला ने 1774 ईस्वी में रुहेलखंड पर भी आक्रमण किया था तथा रुहेलखंड को अवध राज्य में मिला लिया गया। दोस्तों जब क्या होता है कि पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, अवध के किस नवाब ने रुहेलखंड को अवध राज्य में मिला लिया था, तो वह कौन था, शुजाउद्दौला। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ हमेशा छुपे हुए क्वेश्चन, तो इन्हीं को मैं बोलता हूँ छुपे हुए क्वेश्चन जिनको आप पढ़ते नहीं हैं। तो अवध के किस नवाब ने रुहेलखंड को अपने राज्य में मिलाया, वह था शुजाउद्दौला। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो अगला राजा बनता है वह बनता है आसफुद्दौला। तो इसका जो शासनकाल रहेगा 1775 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक शासनकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जानेंगे फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो देखिए अभी तक तो जो थी अवध राज्य की जो राजधानी थी वह फैजाबाद थी। सफदरगंज ने अपनी राजधानी फैजाबाद बनाई, यानी सफदरगंज ने अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ, सफदरगंज ने नहीं, सआदत खान ने, क्योंकि सआदत खान ने ही अवध राज्य के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी ना, और उसी ने ही अपनी जो राजधानी थी वो फैजाबाद बनाई थी। तो अभी तक राजधानी फैजाबाद ही चली आ रही थी। लेकिन जब क्या होता है, आसफुद्दौला जब आता है 1775 ईस्वी में, यह क्या करता है, अपनी राजधानी में करता है परिवर्तन। क्या करता है, वो अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर देता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। तो अवध के नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन को एक बार एग्जाम की दृष्टि से ही बता देता हूँ कि किस तरह से एग्जाम आएगा, इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना है। और देखिए इसे काल की महत्वपूर्ण घटना क्या है कि लखनऊ में इसने इमाम बाड़ा का निर्माण भी करवाया था। कई बार दोस्तों एग्जाम बन चुका है कि लखनऊ के इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, वह कराया था आसफुद्दौला ने। और 1784 ईस्वी में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था किसने, आसफुद्दौला ने। तो देखिए इसी काल में भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं अंग्रेजों के साथ, इसका भी कुछ ऐसे मनमुटाव चलता रहता है। तो ऐसी एक युद्ध की स्थिति आती है और यह अंग्रेजों से एक संधि कर लेता है 1775 ईस्वी में, फैजाबाद की संधि। कौन सी, फैजाबाद की संधि। फैजाबाद की संधि किस नवाब के समय में हुई थी अवध के, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आसफुद्दौला के समय में फैजाबाद की संधि होती है 1775 ईस्वी में। और ये किन किन के मध्य हुई थी, तो फैजाबाद की संधि वॉरेन हेस्टिंग्स तथा आसफुद्दौला के मध्य में हुई थी। दोस्तों इन जैसे किन व्यक्तियों के बीच में यह संधि हुई थी, आपको यह भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में
पूछ लेता है। अब एग्जाम के पैटर्न पहले से काफ़ी चेंज हो गए हैं, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। अब देखिए इस संधि में कुछ बातें रखी गई थी, वो बातें क्या थी? इस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया गया कि बनारस पर जो है आप ही का राज चलेगा। साथ ही साथ में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों की संपत्ति की भी सुरक्षा की गारंटी भी ली थी। दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बना हुआ है कि अवध के बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा किस ब्रिटिश गवर्नर ने ली थी। ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में और स्टेट लेवल के एग्जाम में बन चुका है। तो आपको याद रखना है कि अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी किस गवर्नर जनरल ने ली थी? वह था वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है, इतना आपने जान लिया है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बता रखा है ना, जो अंग्रेज थे वह किस स्वभाव के थे। यह जो संधियाँ थे उसी वक्त करते थे जब इनको लगता था कि हमारी हार हो जाएगी, या फिर संधि वह इसी चीज़ के लिए करते थे जिसमें इनको फ़ायदा होता था। पहले तो यह क्या करते हैं कि अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ले लेते हैं, लेकिन यह बाद में क्या करते हैं कि जो अवध की जो रानियाँ होती हैं, उनकी बेगमें होती हैं, उनके पास बहुत सा सोना और चांदी होता है। बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है 1781 ईस्वी में, सॉरी हाँ ठीक, 1781 ईस्वी में जो फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में होती है, तो ये क्या करता है, फैजाबाद की संधि 1775 में हुई थी, लेकिन 1781 में यह क्या करता है कि जॉन मिडल्टन होता है, उस समय अंग्रेजों का एक सेना का नेतृत्व कर रहा होता है, उसको बेगमों से धन वसूलने का आदेश दे देता है। कि अभी तक तो देखिए उसने क्या करा, 1775 ईस्वी में एक संधि होती है फैजाबाद की, उसके द्वारा यह क्या करता है भैया, अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ले लेता है। लेकिन 1781 होते होते इसके मन में लालच आ जाता है और इन जब जो बेगमों के पास जितना भी धन होता है, जो भी इनके आभूषण होते हैं, उन सबको जब्त करने का आदेश दे देता है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों यही बनता है कि अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी किस गवर्नर जनरल ने ली थी। उसका उत्तर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए आसिफउद्दौला के बाद अगला जो नवाब बनता है अवध का, वह बनता है वजीर अली। वजीर अली के बारे में कोई ऐसी घटना है नहीं इसकी, इसलिए इसके बारे में हम सिर्फ इतना जान लेंगे कि आसिफउद्दौला के बाद जो अगला नवाब बनता है वह बनता है वजीर अली। 1797 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक मात्र 1-2 साल का काल रहा था, इसलिए इसके बारे में कोई भी चीज़ जानना इतना आवश्यक नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे। तो वजीर अली के बाद अगला जो नवाब बनेगा वह बनता है दोस्तों सआदत अली खां। देखिए यहाँ पर एक नाम छूट रहा है, आपको क्या करना है, सआदत अली खां लिखना है। सआदत खां ने तो अवध के राज्य की स्थापना की थी ना, लेकिन यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो वजीर अली के बाद जो अगला नवाब आता है वह आता है सआदत अली खां। यहाँ पर सआदत खां नहीं है, आपको करेक्शन कर लेना है सआदत अली खां। ठीक हो गया, आपने करेक्शन कर लिया होगा। तो सआदत अली खां का जो शासनकाल रहता है वह रहता है 1798 ईस्वी से 1819 ईस्वी तक। इसको एक उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि। देखिए दोस्तों ये होते हैं छुपे हुए क्वेश्चन जिनको आप पढ़ते नहीं हैं। अवध की किस नवाब को राजा की उपाधि दी गई थी, सआदत अली खां को। ठीक हो गया, सआदत अली खां को जो थी राजा की उपाधि दी गई थी 1819 ईस्वी में। और साथ ही साथ यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि इसने जो देखिए वेलेज अली ने एक सहायक संधि चलाई की, एक परंपरा चला रखी थी, या फिर कहें कि वेलेज अली को सहायक संधि का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इसी वेलेज अली की सहायक संधि को इसने स्वीकार किया था 1801 ईस्वी में। दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अवध के किस नवाब ने वेलेज अली की सहायक संधि को स्वीकार किया, वह कौन था, सआदत अली खां। और इसने कब स्वीकार किया था, 1801 ईस्वी में। चलिए ठीक है। देखिए ये जो राजा आ रहे हैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष बातें हैं नहीं, छोटा सा हमारा चैप्टर होने वाला है, तो दो तीन बातें हर राजा की हैं जो हम जान लेंगे। ठीक हो गया। सआदत खां की मृत्यु के बाद देखिए अगला जो राजा बनता है वो बनता है गाजी उद्दीन हैदर अली खां। कौन बनेगा, गाजी उद्दीन हैदर अली खां। आपको गाजी उद्दीन याद रखना है, कहीं पता लगा आप खाली हैदर अली याद रख लें, हैदर अली तो मैसूर का शासक था। चलिए ठीक हो गया, गाजी उद्दीन हैदर अली खां राजा बनता है 1814 से 1827 ईस्वी के मध्य में। शासनकाल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बताते हुए आ रहा हूँ। और इसकी यहाँ से हमको इसको पढ़ना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। वह क्वेश्चन कौन सा है कि इसको बादशाह की उपाधि दी गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अब भाई वॉरेन हेस्टिंग्स ने अगर उपाधि दी है तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो ही गया ना। तो बादशाह वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1815 ईस्वी में गाजी उद्दीन हैदर अली को बादशाह की उपाधि दी थी। चलिए ठीक हो गया। अब हम लोग जानेंगे अगले राजा के बारे में। तो दोस्तों गाजीउद्दीन हैदर अली के बाद में एक राजा बनता है, उसका नाम होता है नासिरुद्दीन मोहम्मद अली।
लेकिन इसके काल में भी कोई विशेष घटना है नहीं। उसके बाद फिर एक राजा बनता है अमजद अली, लेकिन उसके काल में भी कोई ऐसी विशेष घटना है नहीं जिसके हम अध्ययन करें। और फिर देखिए दोस्तों, इसमें फिर आता है वाजिद अली शाह। यह होता है अवध का अंतिम नवाब। कौन सा? वाजिद अली शाह आता है और यह होता है अवध का अंतिम नवाब। इसका जो शासनकाल रहता है वह रहता है 1847 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक। आपको इसका शासनकाल याद रखना है कि वाजिद अली शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1847 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक। क्यों रहा था वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्यों याद रखना है। देखिए, यह अवध का अंतिम नवाब हो गया। आपको लिख लेना है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। चलिए ठीक है, प्रथम नवाब मैंने आपको बता दिया था कौन था? सआदत खां। और अंतिम कौन सा हो जाएगा? वाजिद अली शाह। अब देखिए, 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। देखिए, लॉर्ड डलहौजी की उसमें एक नीति चल रही थी कि मतलब जो दूसरे राज्य हैं उन राज्यों को कूटनीति के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया जाए। तो उसी कूटनीति का प्रयोग यहाँ भी उसने अवध में भी किया था और 1856 ईस्वी में इसने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछ लिया गया है कि कौन सा गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया? 1856 ईस्वी में। या फिर ऐसे बन जाएगा कि 1856 ईस्वी में अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने मिलाया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। और वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब हो गया। अब देखिए, जब इसने वहाँ के शासक जहाँ वहाँ के जो राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया है, इसके बाद क्या करता है जो वाजिद अली शाह होता है उसको यह भेजता है कलकत्ता। कलकत्ता जाओ तुम, यहीं अब रहो, यहीं आराम करो, पेंशन के साथ इसको यहाँ वह भेज देता है। तो दोस्तों, अवध के बारे में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। जितने राजाओं से जो संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक थे, यहाँ से राजाओं के बारे में एक या दो बातों से ऊपर है भी नहीं, क्योंकि छोटा सा यह चैप्टर है हमारा और छोटा सा जो है राजाओं के बारे में छोटा छोटा शासनकाल है। और उस शासनकाल में जो है बहुत सीमित बातें हैं जो कि हमें जाननी होती हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, अगला जो हमारा जो चैप्टर होगा वह होगा बंगाल राज्य के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें।